नमस्ते दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने कुछ पार्ट शुरू किया था जिसमें मैंने आपको जनपदों के बारे में बताया था और इस भाग के अंदर मैं आपको मौर्य वंश के बारे में बताऊंगा। तो मौर्य वंश में देखा जाए तो 16 महाजनपदों में से मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका आविर्भाव यानी जिसका जो विस्तार है हर एक वंश के समय सबसे अधिक हुआ था और धीरे धीरे मगध साम्राज्य ने पूरे उत्तर भारत को अपने आधिपत्य में ले लिया था। अब मौर्य वंश की जो स्थापना है लगभग ईसा पूर्व से 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन के ऊपर नंद वंश का एक विलासी शासक यानी राजा घनानंद राज्य करता था और उसी दौरान जो है पश्चिमी भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर अपनी सेना के साथ सेना को साथ लेकर विश्व को विजित करने के इरादे से उद्देश्य से ये भारत की तरफ बढ़ा था। तो प्रजा जो है अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी, परेशान थी, बहुत से कर लगा रखे थे। असहाय कर भार के कारण राज्य के लोग असंतुष्ट रहते थे, संतुष्ट नहीं थे। इसी परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता भी थी जो कि मगध को सभी अत्याचारों से यानी नंद वंश के नंद राजा के अत्याचारों से मुक्ति दिला सके। ठीक है ना। तो उसी दौरान जो है मुक्ति भी दिला सके, विदेशी आक्रमण से बचा भी सके और पूरे राज्य को एक सूत्र में बांध के है ना चक्रवर्ती सम्राट बन सके। तो उसी दौरान जो है कौटिल्य का जो एक शिष्य था, जी हाँ कौटिल्य यानी वही चाणक्य और वही विष्णुगुप्त। तो एक ही व्यक्ति के तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इसी विष्णुगुप्त की सहायता से, इसी चाणक्य की सहायता से, इसी कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मगध साम्राज्य का सम्राट ये बन गया था। सम्राट बन गया। अब सम्राट बनते ही इसने सबसे पहले क्या किया एक विजय अभियान शुरू किया और विजय अभियान भी ऐसा था जिसने पूरे उत्तर भारत को जो है उसने अपने अधिकार में लेकर एक छत्र राज्य स्थापित किया था। यानी पूरे उत्तर भारत को एक ही छत्र के नीचे एक ही साम्राज्य के अंदर में इसने बांध दिया था। और इसी कड़ी में जब अपना साम्राज्य विस्तार कर ही रहा था तो ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका सामना हुआ। ये सेल्यूकस निकेटर वही है जो कि सिकंदर के विजित प्रदेश का गवर्नर था, सूबेदार था। सेल्यूकस निकेटर के साथ सामना होने से सेल्यूकस निकेटर को इसने परास्त किया और संधि हुई इन दोनों के मध्य में। संधि की जो कुछ शर्तें थी, जैसे चंद्रगुप्त ने 500 हाथी इसको उपहार में दिए थे और अपनी पुत्री का विवाह जो है हेलेने का जो विवाह है चंद्रगुप्त के साथ किया, जो कि विश्व का सबसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी का जो पश्चिमी का जो क्षेत्र है वो इसने मगध साम्राज्य को देना पड़ा इसे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भी राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया और इस आक्रमण की जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुरुनानूरू से मिलती है। वृद्धावस्था में यानी जब अपने वृद्धावस्था का जो काल था, जो समय था, उस समय इसके साम्राज्य के अंदर एक भयंकर अकाल पड़ा था। उस भयंकर अकाल के दौरान इसने अपने साम्राज्य को त्याग दिया था और अपने पुत्र बिंदुसार को शासक बना दिया था। और इसी अवस्था में ये दक्षिण की तरफ जो है चला गया था अपने गुरु के साथ में। और वहीं पे इसके 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला मैसूर में, जो कि आधुनिक कर्नाटक में आता है, वहाँ पर इसने उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। जो जैनों में समाधि ली जाती है वो संतारा पद्धति से ली जाती है और इसी पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर जो है त्याग दिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते जी बिंदुसार को अपने साम्राज्य सौंप दिया था। बिंदुसार जो था 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासक किया है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये प्रश्न उठ रहा होगा इनके मन में कि ये 298 यहाँ लिखा है और उसके आगे सर ने 272 लिख दिया है। ये 272 सर ने लगता है गलती से 372 की जो 272 लिख दिया है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ कि दोस्तों ये 272 ही हैं। ईसा पूर्व का जो समय है वो होता है वो उल्टा ही चलता है। वो 10 9 8 7 5 6 इस तरीके से ही चलता है। तो
गणित में भी जो नंबर लाइन होती है उसमें भी आप देख लेते हो, जो संख्या है वो ऋणात्मक संख्या जो होती है बड़ी से छोटी की तरफ चलती है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, भाई इसका शासक बना। यूनानी लेखक इसको अमित्रोचेटिस कहते थे कि यूनान के साथ इनका संबंध था। दिव्य प्रदान जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार जो है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। अब विद्रोह हुए तो तक्षशिला जो है वर्तमान पाकिस्तान में आता है। ये मगध में रहते थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्र जो आधुनिक बिहार राज्य में आता है। अब बिहार से लेकर तक्षशिला यानी पाकिस्तान के बीच में दूरी बहुत है, तो इसके जो इसने अपने जो पुत्रों को अलग अलग प्रदेशों का गवर्नर बना के रखा हुआ था, सुविधा बना के रखा था, और वहाँ का प्रशासन ये पुत्र ही संभालते थे। तो जो उस समय जो है पहली बार जो है इस विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक उस विद्रोह का दमन करके वापस आया। कुछ समय बाद फिर विद्रोह हुआ, तो दूसरी बार विद्रोह का दमन करने के लिए सुशीम को भेजा गया था। तो पहली बार में अशोक को भेजा गया, दूसरी बार में सुशीम को भेजा गया। दमन कहाँ हुआ दोस्तों? तो तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला में क्या हुआ था? तो तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो इस विद्रोह की जानकारी हमको दिव्य प्रदान से मिलती है, ठीक है। यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस को राजदूत बनाकर नियुक्त किया था। तो यूनान का जो शासक था एंटियोकस प्रथम, इसका बिंदुसार के साथ में मैत्री संबंध था, और इसी मैत्री संबंध के नाते इसने अपना एक राजदूत डाइमेकस को नियुक्त किया। फिर प्लिनी जो है, जो कि मिस्र का एक राजकवि है, उसके अनुसार मिस्र का जो नरेश था फिलाडेल्फस, जिसे मेली द्वितीय भी कहते हैं, इसने डायनोसियस को राजदूत बनाकर भेजा था। अब अशोक का जो समय है दोस्तों 273 से 272 ईसा पूर्व तक का समय है, और इस समय के अंदर ही अशोक जो है इसको महान शासक कहा जाता है, क्योंकि भारत में इसके जितना महान शासक शायद दूसरा कोई नहीं हुआ, जिसने पूरे भारत को एक राज्य के अंदर पिरो के समस्त भारत के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया था इसने। तो दक्षिण भारत से जो मास्की और गुर्जरा के जो अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेख पत्थरों पे खुदे हुए वो लेख होते हैं जिसको इसने अपने साम्राज्य में जगह जगह पे खुदवा के एक इंस्ट्रक्शन यानी एक निर्देश के रूप में अपने प्रजा से संबोधन करने के लिए इसने अलग अलग जगह पे रखवा दिए गए थे, ठीक है। तो इन अभिलेखों से जो दक्षिण भारत से मिले हैं, इन अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। और अशोक अभिलेखों में, इन्हीं अभिलेखों में इसका नाम देवरम प्रियदर्शी मिलता है। ये इसकी उपाधियाँ थी जो इसने धारण की थी। अब विदिशा की जो राजकुमारी थी अशोक, उस राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था, और उस विवाह से इसको एक पुत्री संघमित्रा हुई तथा एक पुत्र महेंद्र हुआ। अब इसकी एक और रानी कारुबाकी का भी उल्लेख मिलता है अभिलेखों के अंदर। इसी कारुबाकी का एक पुत्र था तिवेक, ठीक है ना। अब राज्याभिषेक के 7 साल बाद अशोक ने कश्मीर पे आक्रमण करके कश्मीर तक खेतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब तमिल प्रदेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, समूचा उत्तर भारत जो हो गया मगध साम्राज्य का अधीन था, यानी पूरा उत्तर भारत अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है, कश्मीर तक का जो क्षेत्र है, भारत के अंदर ही आने लग गया था। अब इसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी कि 261 ईसा पूर्व के अंदर इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर जब इसमें आक्रमण किया तो लगभग 1 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। और हाथी गुम्फा का जो अभिलेख मिला है उड़ीसा से, जिससे मालूम चलता है कलिंग के ऊपर नंदराज नामक एक शासक शासन कर रहा था। कलिंग आधुनिक उड़ीसा को ही कहते हैं। तो कलिंग युद्ध में हत्याकांड जो हुआ, यानी इतने जो 1 लाख लोग मारे गए थे, जिनकी जो शरीर थे कटे हुए, इधर से उधर पड़े थे, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी के पैर कटे हुए, किसी के शरीर पे घाव खून बिखरा हुआ पड़ा है। उनकी मृत शरीरों के ऊपर उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी माताएं शोक मना रही थी। इसी शोक को देखते हुए अशोक इतना विचलित हुआ कि उसने अस्त्र शस्त्र सब त्याग दिए और भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की इसने ठान ली, और भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लिया। भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा करना, धम घोष यानी धर्म की घोषणा करना। कलन कश्मीर का राजकवि था और इसने एक राजतांत्रिक नाम एक पुस्तक लिखी थी कलन ने, जिसमें अशोक को शिव का उपासक माना गया है, ठीक है।
यानी सर्वप्रथम जो अशोक शिव का उपासक था, हिंदू धर्म का उपासक था, हिंदू धर्म की पूजा करता था, शिव की पूजा करता था। बाद में इसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। मोगलीपुत्तिस जो इसके अशोक के गुरु थे, इन्होंने इसको जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा दी है। अशोक ने अपने समय के अंदर 4 गुफाओं का निर्माण किया था। ये बाराबर की पहाड़ियाँ हैं। बाराबर की जो पहाड़ियों में अशोक ने जो है 4 गुफाओं को निर्माण करवाया था। इन गुफाओं का नाम है सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ये इन गुफाओं का नाम है और इन गुफाओं को इसने बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया हुआ था, जहाँ पे वर्षा ऋतु के समय में ये लोग विश्राम करते थे और आगे की रणनीति बनाते थे। अब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में जो है अशोक बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु गया। अब बोध गया है, गया बिहार में एक स्थान है जहाँ पे एक पीपल का जो वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और वहीं पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तभी से उस जगह का नाम बोध गया बन गया है। उसी पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। अब रुमिंदई अभिलेख से ये मालूम चलता है कि लुम्बिनी में अशोक ने भूमिकर की जो दर थी उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी और ये अशोक का सबसे छोटा आर्थिक अभिलेख माना जाता है। धम तो अब अशोक ने जब धमघोष अपना लिया तो उसने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं अपनी प्रजा में शांति व्यवस्था अपनाने के लिए। जैसे इसने पहले धम बनाया। धम क्या है? तो मनुष्य की जो नैतिक उन्नति के लिए जो आदर्श होने चाहिए, इसने कुछ ऐसे आदर्श बनाए थे जो मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक थे, उन्हीं को इसने धम कहा है। धम की जो परिभाषा है दूसरे तथा 7वें अभिलेख में दी गई है। धम की परिभाषा दूसरे और 7वें अभिलेख में दी गई है, जिसमें पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि को धम माना गया है। अपने से बड़ों का आदर करना, बलि प्रथा को त्याग करना, पशुओं पे दया दिखाना, ठीक है ना, इन सब को, ब्राह्मणों को दान देना, इन सब को ही धम माना गया है। अब अशोक का एक शिलालेख मिला है जो कि भाब्रू शिलालेख है। इस शिलालेख में अशोक जो है बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है, जिसको बुद्ध धम्म और संघ कहते हैं, उसके प्रति अपनी आस्था ये प्रकट करता है। अब प्रथम शिलालेख में यज्ञ के लिए पशु बलि पे इसने रोक लगाई थी, ठीक है। फिर अगला जो कार्य इसने शुरू किया वो धम्म यात्रा शुरू की थी। अब धम्म यात्रा क्या होती है? तो धम्म यात्रा से पहले जो है राजाओं द्वारा विहार यात्राएं की जाती थी, जिसमें राजा जो है पशुओं का वध करते थे। यानी ये इनका एक मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था, जिसमें ये दिन भर शिकार करते थे, मनोरंजन करते थे और शिकार के अंदर जो पशुओं का जो वध किया उसी पशुओं का ये भोजन बना के खाया करते थे, मांसाहार हुआ करते थे ये। अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि इसने पशुओं का वध करना बंद कर दिया है, जंगलों में आखेट करना बंद करवा के इसने धम्म यात्रा शुरू करवा दी, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई, जहाँ पे ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था, इनकी सेवा की जाती थी। अगला कार्य जो इसने शुरू किया था वो था दोस्तों अनुसंधान था। अनुसंधान का मतलब होता है जिसमें राज्य कर्मचारी जो भी थे, यानी 3 प्रकार के राज्य कर्मचारी हुआ करते थे, प्रादेशिकों, राजुक और युक्त को। ये जो 3 प्रकार के जो कर्मचारी थे, राज्य कर्मचारी थे, इनको प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए जाना पड़ता था और इसी धर्म यात्रा को अनुसंधान कहा जाता है। अब जो धम्म यात्रा के लिए धम्म महामात्र होंगी, यानी राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये एक अधिकारी होते थे जिनका मुख्य कार्य होता था जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए भी प्रोत्साहित करना आदि इनका कार्य हुआ करता था। फिर इसके अशोक के कई अभिलेख मिले हैं। अभिलेखों के अंदर अब अभिलेख जो है, इसने ये ऐसा भारत का सर्वप्रथम ऐसा शासक था जिसने जनता को अभिलेखों के माध्यम से ही संबोधित किया था और ऐसा करने की प्रेरणा इसको ईरानी शासक दारा प्रथम से मिली थी, जिसको डेरियस प्रथम भी कहते हैं। अधिकतर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में मिले। पश्चिमोत्तर भारत में मानसेरा, साहबगढ़ी के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। यानी अशोक की अभिलेखों की जो लिपियाँ हैं वो 2 प्रकार की थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। पहली बार अभिलेखों को जेम्स विल्सन ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता हासिल की थी।
जो कि एक अंग्रेज इतिहासकार था जिसने पहली बार इसके अभिलेखों को पढ़ा। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस द्वितीय का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। और श्रीलंका का जो शासक तिस्स था, इसने भी अशोक के समान ही देवनम प्रिय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के समय इसने अशोक को अपने राज्याभिषेक में श्रीलंका आमंत्रित किया था, परंतु अपने राजकार्य में व्यस्त होने के कारण इसने अपने पुत्र महेंद्र को बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ श्रीलंका भेजा, और यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का शुभारंभ माना जाता है। तो इसके अगली कड़ी में आपको इसके अगले अध्याय के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, कुछ सैनिक अधिकारी के बारे में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना। याद कीजिए, पढ़े कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।